हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रुपिंग हब में। तो चलिए आज हम एक नए सेशन को स्टार्ट करते हैं जिसके अंतर्गत हम वन लीनियर फैक्ट को याद करने का प्रयास करेंगे। ये सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना। फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। बात किया जाए भारत में इंग्लिश एजुकेशन का प्रारंभ सर्वप्रथम लॉर्ड मैकाले के द्वारा लाया गया था। 1835 में मैकाले का मिंट लाया गया था जिसके द्वारा भारत में सर्वप्रथम इंग्लिश शिक्षा का प्रारंभ किया जाता है। तो भारत में इंग्लिश शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड मैकाले का 1835 के एक्ट के द्वारा। बात किया जाए नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद से संबंधित। अगर बात किया जाए स्वामी विवेकानंद का तो जन्म होता है 1863 को। 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद का जन्म होता है और इसी उपलक्ष्य में हम 12 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। 12 जनवरी 1863 को जन्म होता है और 4 जुलाई 1902 को मृत्यु होता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब से मनाया जाता है? तो 12 जनवरी 1985 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और इसी के उपलक्ष्य में एक और याद रखना है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव भी मनाया गया। और 2024 का राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 जो मनाया गया वो मनाया गया नासिक में मनाया गया राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं और ये कब से मनाया जा रहा है? तो 1985 से। अगर बात किया जाए स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम, तो इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। और इन्हें स्वामी की उपाधि कौन देते हैं? तो खेतड़ी के राजा अजीत सिंह के द्वारा इन्हें स्वामी का उपाधि दिया जाता है। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन है? तो रामकृष्ण परमहंस है स्वामी विवेकानंद के गुरु, रामकृष्ण परमहंस। और स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ की स्थापना की थी। बेलूर मठ की स्थापना 1887 में और 1897 में 10 साल के बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। ठीक है, 1887 में बेलूर मठ, यहाँ से याद रखिएगा। उसके बाद 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में शिकागो में भाग लेते हैं। कब? 1893 में। और 1887 में बेलूर मठ की स्थापना करते हैं और 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। उन्हीं के सम्मान में 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। अगर बात की जाए स्वामी विवेकानंद का साहित्यिक कार्य का, तो ये लिखते हैं, बुक है राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग। ठीक है, राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग और कोलंबो से अल्मोड़ा तक की यात्रा, कोलंबो से अल्मोड़ा, ये सभी इनका रामकृष्ण परमहंस का बुक है। ठीक है, तो ये सभी याद रखना है। नेक्स्ट है, अगर क्रिप्स मिशन का बात किया जाए तो क्रिप्स मिशन आता है 1942 में। क्रिप्स मिशन के बारे में गांधी जी कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा गांधी जी देते हैं। वही अगर दोनों क्वेश्चन कन्फ्यूज बहुत होता है, पोस्ट डेटेड चेक ऑफ ए बैंक अगर कहेगा तो बैंक बोले थे जवाहरलाल नेहरू, पोस्ट डेटेड चेक सिर्फ बोले थे गांधी जी, और पोस्ट डेटेड चेक ऑफ ए बैंक बोले थे जवाहरलाल नेहरू। इतना ही अंतर ध्यान है, जब बैंक रहेगा तो जवाहरलाल नेहरू और सिर्फ पोस्ट डेटेड चेक रहेगा तो गांधी जी। ठीक है, नेक्स्ट है सौरमंडल में सबसे हवादार ग्रह कौन सा है? तो सबसे हवादार ग्रह है वो है नेपच्यून। सबसे हवादार ग्रह है नेपच्यून। नेक्स्ट है स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये एक किसान आंदोलन से संबंधित थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से किया था? तो हुंकार पत्रिका का प्रकाशन होता था पटना से। याद रखना है, स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो ये होता था पटना से। एक है पुन्ना मुनूर। पुन्ना मुनूर किसकी नस्ल है? तो यह एक गाय का है। गाय का नस्ल है जो सबसे छोटी प्रजाति का होता है। ठीक है, पुन्ना मुनूर किसका नस्ल है? तो यह एक गाय का प्रजाति है। लोक सेवा विभाग। लोक सेवा विभाग की स्थापना किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में। लॉर्ड डलहौजी के समय में लोक सेवा विभाग की स्थापना। मन्नार पर्वतीय नगर किस राज्य में है? तो मन्नार है केरल में। मन्नार पर्वतीय नगर किस राज्य में है? केरल में। देखिए ये स्टैटिक पोर्शन से है और जो भी क्वेश्चन डाउट होता है उससे है रिलेटेड है, तो इसमें इसके अलावा और कोई डिस्कस नहीं करवाया जाएगा, सिर्फ स्टैटिक फैक्ट है, याद रखना है। मन्नार पर्वतीय नगर किस राज्य में है? तो केरल में है। आदि ग्रंथ, अगर बात किया जाए आदि ग्रंथ, तो आदि ग्रंथ के संकलन करता है गुरु अर्जुन देव। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा आदि ग्रंथ के संकलन करता गुरु अर्जुन देव, लेकिन वर्तमान स्वरूप आदि ग्रंथ को कौन दिए थे? तो गुरु गोविंद सिंह दिए थे। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा आदि ग्रंथ का वर्तमान स्वरूप कौन दिए? तो गुरु गोविंद सिंह, लेकिन अगर गुरु ग्रंथ आदि ग्रंथ के संकलन करता है गुरु अर्जुन देव। दोनों याद रखना है, संकलन करता अर्जुन देव, लेकिन गुरु आदि ग्रंथ को वर्तमान स्वरूप कौन दिए? तो गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट है लावा पठार में किस प्रकार की मिट्टी की प्रचुरता होती है? तो इसमें होता है काली मिट्टी। ठीक है, लावा पठार में कौन सी मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो काली मिट्टी। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेख करता है संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में होगा? यह किस आर्टिकल में वर्णन किया गया है? तो आर्टिकल 120 में। ठीक है, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेख करता है कि संसद में कामकाज हिंदी
हिंदी या अंग्रेजी में होगा तो आर्टिकल 120 में। नेक्स्ट है एकमात्र राष्ट्रपति जो लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किए हैं वह कौन है, तो वो है नीलम संजीव रेड्डी। एकमात्र राष्ट्रपति जो लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में काम किए हैं वो है नीलम संजीव रेड्डी। भारत में संसद द्वारा पंचायत कानून कब पारित किया गया, तो 1996 में। पंचायत कानून कब लाया गया था, तो 1996 में। नेक्स्ट है प्राचीन बंदरगाह सोपरा। प्राचीन बंदरगाह सोपरा किस राज्य में स्थित है, तो यह सोपारा स्थित है महाराष्ट्र में। ठीक है, नाला सोपारा से भी याद रख सकते हैं। बंदरगाह है सोपारा, सोपारा स्थित है महाराष्ट्र में। देवमाली, देवमाली किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, तो यह है उड़ीसा की। देवमाली किस राज्य का सबसे ऊंचा चोटी है, तो यह है उड़ीसा की। किसी राजनीतिक दल अथवा गुटों के प्रमुख सदस्य की बैठक क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है काकस। ठीक है, किसी राजनीतिक दल या उसके गुट के प्रमुख सदस्य का बैठक कहलाता है काकस। खुल्लम खुल्ला, खुल्लम खुल्ला किस व्यक्ति का जीवनी है, तो यह है ऋषि कपूर का। ऋषि कपूर का जीवनी है खुल्लम खुल्ला। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, तो वो था फिरोज शाह तुगलक FST। दिल्ली का एकमात्र सुल्तान जो अपना जीवनी लिखता है फिरोज शाह तुगलक। अशोक का पौत्र जो जैन धर्म स्वीकार किया था वो था संप्रीति। ठीक है, अशोक का पौत्र जिसने जैन धर्म स्वीकार किया वो है संप्रीति। नेक्स्ट है संकीर्णन प्रथा का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो चैतन्य महाप्रभु को। संकीर्णन प्रथा का जन्मदाता कहा जाता है चैतन्य महाप्रभु को। अगला है ध्वनि प्रदूषण अधिनियम कब आया, तो ध्वनि प्रदूषण अधिनियम आया 2000 में। सन 2000 में आता है ध्वनि प्रदूषण अधिनियम। जल प्रदूषण अधिनियम आता है 1974 में और वायु प्रदूषण अधिनियम आता है 1981 में। तीनों याद रखना है, जल प्रदूषण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 और ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 2000। 2002 में याद रख सकते हैं जैव विविधता अधिनियम। 2002 में आता है जैव विविधता अधिनियम। नेक्स्ट है संथाल द्वारा हूल दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 जून को। ठीक है, संथाल हूल दिवस कब मनाते हैं, तो 30 जून को। नेक्स्ट है 16 महाजनपद में से कितने महाजनपद गंगा घाटी में स्थित है, तो 10 है। ठीक है, 16 महाजनपद में से कितने महाजनपद जो है वो गंगा घाटी में स्थित है, तो वो है 10 महाजनपद गंगा घाटी में स्थित। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो अर्थशास्त्र के जनक है एडम स्मिथ। बुक लिखते हैं द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ, बुक लिखते हैं द वेल्थ ऑफ नेशन। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक बात किया जाए तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक है अल्फ्रेड मार्शल। वही मैक्रो इकोनॉमिक्स के जनक है जॉन मेनार्ड किन्स। JM किन्स कहा जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के जनक। समाजवादी अर्थव्यवस्था का विचार किसने दिया था, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का विचार दिए थे कार्ल मार्क्स। जर्मनी से संबंधित है कार्ल मार्क्स और इनका बुक है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास्य कैपिटल कार्ल मार्क्स का प्रमुख बुक है। नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब होती है, तो परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना होता है 10 जनवरी 1948 को। ध्यान देना है, परमाणु ऊर्जा आयोग अगर बोला जाए तो 48 को, वही अगर परमाणु ऊर्जा विभाग बोला जाए तो 1954 को। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में और वही परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड यानी कि AERB का परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का स्थापना कब होता है, 1983 में होता है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना 1983 में। नेक्स्ट है भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम NPCIL की स्थापना 1987 में। NPCIL भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना 1987 में। बार्क भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना होता है 1954 में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1954 में। सभी डेट कंफ्यूजिंग है, याद रखिएगा। परमाणु ऊर्जा अगर आयोग पूछेगा तो 1948 में और वही विभाग अगर पूछा जाएगा तो 1954 में। याद रखना है, पहले आयोग बनता है उसके बाद विभाग बनेगा। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 48 में और विभाग की स्थापना 1954 में। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड यानी कि कंट्रोलिंग अथॉरिटी कब बनती है, तो 1983 में। भाभा नाभिकीय ऊर्जा निगम यानी कि NPCIL का स्थापना होता है 83-87 4 साल बाद। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क की स्थापना होता है 1954 में, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब होती है, तो 1861 में। 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया जाता है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग है। अगर इसका बात किया जाए हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किसके समय में, तो लॉर्ड कैनिंग के समय में होता है। नेक्स्ट है 371 में विशेष राज्य का जो दर्जा दिया गया है, कौन कौन से विशेष राज्यों से संबंधित विशेष उल्लेख किया गया है, उसका ट्रिक है नाम आसमा जीके। जैसे पूछा जाता है नागालैंड को, असम को, मणिपुर को, आंध्र प्रदेश को, अरुणाचल प्रदेश को, गोवा को, कर्नाटक को, इस प्रकार से है। तो याद रखना है नाम आसमा जीके। N फॉर नागालैंड यानी कि 371 के ए में जो है वो है नागालैंड का। 371 के ए में नागालैंड, B से B में है असम का। ऐसे याद रखना है NAMAASMA और जीके, नाम आसमा जीके, ये ट्रिक हमारा है।
नाम आसमा जी के। 3, 5, 3, 8 और 2, 10 राज्य हैं। नाम आसमा जी के। N4 नागालैंड, बी में किसका वर्णन है तो असम का, और सी में है मणिपुर का। ABC हो गया। नाम NAM यानी कि ए में है नागालैंड का, बी में है असम का, सी में है मणिपुर का। उसके बाद आता है AAASMA आसमा। ए यानी कि ये हो जाएगा डी में किसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश के यूनिवर्सिटी का, और ई में हो जाएगा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का स्टेट का। उसके बाद एफ में जो होगा वो हो जाएगा सिक्किम का। एफ होगा एस से एस हो जाएगा सिक्किम से। एफ के बाद हो जाएगा जी हो जाएगा मिजोरम से। जी हो जाएगा एम यानी कि मिजोरम हो जाएगा जी से। और एच हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश से। याद रखना है ए बहुत सा है। ए जो हैगा वो जो नाम आसमा जी के यानी कि एम, यहाँ जो एच आ रहा है, एच किसके लिए आ रहा है तो अरुणाचल प्रदेश के। ई से भी आंध्र प्रदेश है, डी से आंध्र प्रदेश है, बी से असम है। तो असम से ए से जो स्टार्ट हो रहा है याद रखना है, आगे असम है, आंध्र प्रदेश है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में किसका है तो 8 में यानी कि 371 के एच में अरुणाचल प्रदेश का वर्णन है। अगर आई में देखते हैं तो आई में गोवा का वर्णन किया गया है। आई में गोवा का वर्णन, और जे में कर्नाटक का वर्णन यानी कि जी और के यानी कि यहाँ पे होगा आई और जे। आई में किसका वर्णन है तो गोवा का, और जे में जो वर्णन हो जाएगा वो हो जाएगा कर्नाटक का। ठीक है, तो ट्रिक याद रखना है, नाम आसमा जी के याद हो जाएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट है प्रस्तावना से संबंधित। अगर बात किया जाए प्रस्तावना के शब्द कहाँ से लिए गए हैं तो प्रस्तावना के शब्द लिए गए हैं अमेरिका से, वही प्रस्तावना की भाषा लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, प्रस्तावना के शब्द अमेरिका से, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। अगर बात किया जाए प्रस्तावना के बारे में विभिन्न स्टेटमेंट तो N.A. पालकीवाला ने परिचय पत्र कहा। प्रस्तावना को पालकीवाला ने परिचय पत्र कहा। वही A.K. स्वामी अय्यर यानी कि अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने संविधान निर्माताओं के दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा है। ठीक है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने संविधान निर्माताओं के दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा है। K.A. मुंशी के द्वारा प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म कुंडली कहा गया। ठीक है, K. मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म कुंडली कहा। ठाकुरदास मार्कंड के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया। ठीक है, संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया। संविधान की कुंजी अर्नेस्ट बाकर ने कहा। ठीक है, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी अर्नेस्ट बाकर ने, संविधान का आत्मा ठाकुरदास मार्कंड के द्वारा, राजनीतिक कुंडली के मुंशी के द्वारा, और दीर्घकालीन सपनों का विचार अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के द्वारा, और परिचय पत्र कहा N.A. पालकीवाला ने। ठीक है, नेक्स्ट है नायलन की खोज। नायलन की खोज किसके द्वारा की गई थी तो वालेस कैलाथर्स के द्वारा। वालेस कैलाथर्स के द्वारा नायलन की खोज की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं B.R. अम्बेडकर से संबंधित है। B.R. अम्बेडकर, बात किया जाए B.R. अम्बेडकर का तो B.R. अम्बेडकर का जन्म होता है 14 अप्रैल 1891 को, और 14 अप्रैल 1891 को जन्म होता है। इनका मृत्यु का बात किया जाए तो 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु होती है। 6 दिसंबर 1956 को। 14 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं अम्बेडकर जयंती, और वही 6 दिसंबर को ये मनाते हैं महापरिनिर्वाण दिवस। महापरिनिर्वाण दिवस मनाते हैं 6 दिसंबर को। अगर बात किया जाए B.R. अम्बेडकर से तो ये बुक लिखते हैं जाति का विनाश। ठीक है, और बुक है मूकनायक, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द अनटचेबल्स और द अनटचेबल्स, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, मूकनायक, जाति का विनाश, ये सब बुक लिखा जाता है। बहिष्कृत हितकर्णी सभा, क्वेश्चन पूछा जाता है बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना B.R. अम्बेडकर के द्वारा कब की गई तो 1923 में। ठीक है, 1923 में बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना की गई थी। और अगर बात किया जाए B.R. अम्बेडकर किस जाति से थे तो ये महार जाति से थे। MP में इनका जन्म हुआ था। अच्छा, ये स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना 1936 में इनके द्वारा किया जाता है। स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना 1936 में। 1990 में इन्हें नोबेल अवार्ड दिया जाता है। मृत्यु उपरांत 1990 में नोबेल अवार्ड दिया जाता है B.R. अम्बेडकर को। ठीक है, नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के समय कांग्रेस को छोड़ने वाले 2 नेता कौन से थे तो एनी बेसेंट थे और मोहम्मद अली जिन्ना थे। एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना। बात किया जाए एनी बेसेंट का तो भारत आती है 1893 में। 1914 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होती है। 1916 में होम रूल लीग का गठन करते हैं, और 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला अध्यक्ष बनती है। ठीक है, ये सभी एनी बेसेंट से पॉइंट याद रखना है। 1893 में भारत आती है। असहयोग आंदोलन के समय कांग्रेस से
कांग्रेस को छोड़ने वाली नेता बनती है, एनी बेसेंट। नेक्स्ट है आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या बात किया जाए तो आवर्त सारणी में अभी वर्तमान में 118 तत्व ज्ञात तत्व की संख्या है, ठीक है। 118 में धातु तत्व की संख्या 93, अधातु 18 और उपधातु हैं 7। धातु 93, अधातु 18 और उपधातु हैं 7। नेक्स्ट है ब्यास सम्मान। ब्यास सम्मान 1991 से दिया जाता है के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। 1991 से के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा ब्यास सम्मान दिया जाता है। अगर बात किया जाए सरस्वती सम्मान का तो सरस्वती सम्मान भी 1991 से ही, और ये भी के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में ब्यास सम्मान दिया जाता है, गायन के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में ब्यास सम्मान, और सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में। एक है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसका प्रारंभ 1991 से होता है, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अभी इसे नाम चेंज करके कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। नेक्स्ट है राज और उसका सर्वोच्च शिखर। प्रमुख राज और उसका सर्वोच्च शिखर, जैसे बात किया जाए आंध्र प्रदेश का तो आंध्र प्रदेश का सर्वोच्च शिखर है अरमाकोंडा। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे अभी देखे होंगे कि उड़ीसा का पूछा गया था, उड़ीसा का पूछा गया था जो है दोआमली। दोआमली उड़ीसा का है, उसी प्रकार से पूछा गया है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का है कौन सा, तो अरामकोंडा। अरामकोंडा है आंध्र प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का क्या है, तो अरुणाचल प्रदेश का है कांगतो। अरुणाचल प्रदेश का कांगतो। बिहार का हो जाएगा सोमेश्वर किला, बिहार का सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर किला। छत्तीसगढ़ का बैलाडीला की खान, बैलाडीला की खान याद रखिएगा, बैलाडीला जो है छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंची चोटी है। गुजरात का बात किया जाए तो गुजरात का सबसे ऊंची चोटी है गिरनार। झारखंड का बात किया जाए तो पारसनाथ झारखंड का सबसे ऊंची चोटी है। कर्नाटक का बात किया जाए तो कर्नाटक का सबसे ऊंची चोटी है मुल्लयनगिरी, मुल्लयनगिरी कर्नाटक का। केरल का बात किया जाए तो केरल का हो जाएगा अनाईमुदी, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंची चोटी केरल का। दक्षिण भारत अनाईमुदी हो जाएगा, और ये पश्चिमी घाट का भी सबसे ऊंची चोटी है। केरल का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो अनाईमुदी है। बात किया जाए मध्य प्रदेश का तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंची चोटी है वो है धूपगढ़। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, वो मध्य प्रदेश का भी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा। नेक्स्ट है अगर बात किया जाए मिजोरम का तो मिजोरम का सबसे ऊंची चोटी है फेंगपुई। फेंगपुई नेशनल पार्क के जो स्थित है, फेंगपुई चोटी पर ही स्थित है। फेंगपुई नेशनल पार्क भी यहाँ से याद रखिएगा। मिजोरम का सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा फेंगपुई। नेक्स्ट है नागालैंड का, नागालैंड का है माउंट सारामती। नागालैंड का सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा माउंट सारामती। उड़ीसा का, उड़ीसा का अगर बात किया जाए तो देवमाली, उड़ीसा का सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा वो है देवमाली। तमिलनाडु का बात किया जाए तो तमिलनाडु का सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा दोदा बेटा। नीलगिरी का सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा, और तमिलनाडु का भी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा दोदा बेटा। बस वेस्ट बंगाल का बात किया जाए तो संदकफू चोटी हो जाएगा, वो हो जाएगा वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल का हो जाएगा, वेस्ट बंगाल का संदकफू हो जाएगा। तमिलनाडु का दोदा बेटा हो जाएगा। उड़ीसा का देवमाली हो जाएगा। नागालैंड का माउंट सारामती हो जाएगा। और वही बात किया जाए मिजोरम का फेंगपुई नेशनल पार्क हो जाएगा। अब देखते हैं पंचायती राज से संबंधित विभिन्न आर्टिकल, जैसे 243 से पूछ लिया जाता है और इसको हम ट्रिक से याद करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं 243 में जो हो जाएगा वो डिफिनेशन, जो आर्टिकल प्रारंभ होता है वो डिफिनेशन से। तो 243 में परिभाषा दिया गया है पंचायती राज का। अगर ए से बात किया जाए तो ए से याद रखना है असेंबली। असेंबली मतलब हम लोग असेंबली मतलब करते हैं, जैसे स्कूल में जाते थे तो असेंबली होता था, तो याद रखना है असेंबली। असेंबली मतलब ग्राम सभा। तो ग्राम सभा का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो 243 के ए में। 243 के ए में असेंबली से संबंधित है, और असेंबली मतलब ग्राम सभा। अब है बी। बी से याद रखना है बी मतलब बिल्ट। बिल्ट मतलब बनाना, और बनाना मतलब गठन करना, टू मेक, ठीक है। बिल्ट मतलब बनाना यानी कि टू मेक, यानी कि पंचायतों के गठन से संबंधित है बी, ठीक है। बी मतलब बिल्ट और बिल्ट मतलब बनाना, पंचायतों के गठन से संबंधित है बी। अगर वही बात किया जाए 243 का सी। सी फॉर है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मीन्स ढांचा, क्या क्या चीज़ होगा, तो पंचायतों की संरचना से संबंधित हो जाएगा 243 का सी, ठीक है। 243 के सी में पंचायतों की संरचना का बात किया गया है। अगर बात किया जाए 243 का डी। डी से याद रखना है दबे लोग, ठीक है। 243 के डी। डी मतलब दबे लोग। अब ऐसे दबे लोग हैं नहीं, लेकिन दबे लोग से याद रखना है कौन कौन दबे हैं, तो SC ST और वोमेन, ठीक है। SC ST वोमेन यानी कि इनका आरक्षण का वर्णन किया गया है 243 के डी में, ठीक है। 243 के डी में दबे लोग यानी कि SC ST और वोमेन भी याद रखना है, ये सभी इनका आरक्षण का वर्णन किया गया है 243 का डी में। अब है 243 का ई। ई से बात किया जाए ईयर। ईयर से मतलब होता है अवधि, ठीक है। ईयर कितना ईयर होगा, टेन्यूर कितना होगा, यानी कि पंचायती राज का, पंचायती सिस्टम का अवधि कितना होगा, ये है 243 का ई में। उसके बाद है एफ। एफ मतलब होता है फेल, ठीक है।
फेल। तो पंचायतों के सदस्य कब आयोग घोषित होंगे, ये है 243 के एफ में। एफ मतलब याद रखना है फेल, और पंचायतों के सदस्यों का आयोग होना ये बतलाया गया है 243 के एफ में। एफ से एक बाद याद रखेंगे जी। जी मतलब होता है जीनियस, ठीक है, और जो जीनियस होता है उसी के पास होता है शक्ति, ठीक है। जी मतलब होता है जीनियस, और जो जीनियस होगा उसी के पास शक्ति होगा, अर्थात पंचायतों की शक्ति का वर्णन 243 के जी में किया गया है, ठीक है। पंचायत का शक्ति यानी कि पावर क्या होगा, तो पावर होता है जीनियस के पास, याद ये रखना है, जीनियस के पास ही होता है पावर, यानी कि जीनियस जी के बारे में, पंचायतों की शक्ति के बारे में 243 के जी में याद रखने का प्रयास कीजिएगा। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। ए अगर बात किया जाए ए का, तो ए फॉर असेंबली यानी कि ग्राम सभा, बी फॉर बिल्ड यानी कि बनाना यानी कि पंचायत का गठन, सी फॉर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन मीन संरचना, डी फॉर दबे लोग यानी कि दबे लोग कौन कौन है, तो SC ST वोमेन है। ई मतलब ईयर मतलब अवधि, क्या अवधि होगा। एफ मतलब फेल्यूर यानी कि पंचायत के सदस्य कब आयोग होंगे, ये एफ में वर्णन किया गया है। जी से बात करें तो जी मतलब होता है जीनियस। जीनियस मीन्स जो जीनियस होंगे उन्हीं के पास पावर होगा, यानी कि पंचायत का शक्ति जी में। एच का बात किया जाए हाई टैक्स पेयर, तो पंचायत के कर अधिरोपण करने की शक्ति है एच में। हाई टैक्स पेयर कौन होते हैं, तो वो पंचायत का कर अधिरोपण करने की शक्ति वर्णन किया गया 243 के एच में। आई फॉर होता है इनकम, 243 के आई मतलब होता है इनकम, यानी कि पंचायतों के वित्त आयोग का गठन, वित्त के बारे में वर्णन किया गया है 243 का आई में। जे से याद रखना है जांच, ठीक है, जे से याद रखना है जांच, तो पंचायत के लेखों की संप्रेक्षा की जांच का वर्णन किया गया है जे में, ठीक है। जे फॉर जांच में पंचायत के लेखों की संप्रेक्षा की जांच की बात की है 243 के जे में। अब है के से होता है केल, याद रखना है के से केल, और केल एल वर्ड आ रहा है, तो केल से याद रखना है केल एल इलेक्शन, ठीक है। केल एल इलेक्शन मतलब निर्वाचन, यानी कि पंचायतों का निर्वाचन से वर्णन किया गया है 243 का के में। एल से याद रखना है लागू होना, तो पंचायतों का संघ एवं राज्य में लागू होना ये वर्णन किया गया है 243 के एल में। एल फॉर लागू होना, पंचायतों का संघ एवं राज्य में लागू होना वर्णन किया गया 243 के एल में। एम मतलब मना होना, कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होना, यानी कि एम फॉर मना होना, एल मतलब लागू होना और एम मतलब मना होना, यानी कि कौन सा क्षेत्र में लागू होगा ये वर्णन किया गया है एल में, और एम में यानी कि कौन सा क्षेत्र में लागू नहीं होगा ये वर्णन किया गया है एम में। नेक्स्ट है एन मतलब होता है निरंतर बने रहना, पंचायतों का बने रहना ये वर्णन किया गया है एन में। तो एल एम एन तीनों लगातार है। एल मतलब लागू होना, एम मतलब मना के होना, और एन मतलब निरंतर बने रहना, ठीक है। एल एम एन पंचायतों का बने रहना ये वर्णन किया गया है एन में। 243 का ओ मतलब ऑब्जेक्शन, ठीक है। ओ मतलब ऑब्जेक्शन, निर्वाचन संबंधी विवाद में न्यायपालिका का वर्जित होना, ठीक है। राज्य विधानमंडल निर्णय लेगा, 243 के ओ के अनुसार राज्य विधानमंडल का निर्णय लेने का अधिकार होता है, न्यायपालिका का वर्जित होना है वो है ओ में। ओ मतलब ऑब्जेक्शन, यानी कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकता है न्यायपालिका, राज्य विधानमंडल निर्णय लेता है, ठीक है। चलिए, ये पंचायती राज से विभिन्न आर्टिकल था। अगर एक बार में नहीं समझ में आया है तो दोबारा वीडियो को पॉज करके या रिपीट करके फिर से देखना है ताकि पूरा याद हो जाए। चलिए अब चलते हैं आगे। अब है चुनाव संबंधी से विभिन्न सुधार। बात किया जाए चुनाव से संबंधित विभिन्न सुधार से, तो ये है प्रथम है तारकुंडे समिति। तारकुंडे समिति का गठन 1974 में किया गया था, ठीक है। तारकुंडे समिति 1974 में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की कर दिया गया है, ठीक है। तारकुंडे समिति के सिफारिश पे वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, और ये किया गया 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत। तथा तारकुंडे समिति के सिफारिश पर ही निर्वाचन के लिए अधिकतम व्यय राशि का निर्धारण किया गया था। अधिकतम व्यय राशि का निर्धारण करना इसका प्रमुख मांगों में से एक था। नेक्स्ट है दिनेश गोस्वामी समिति। प्रथम था तारकुंडे समिति 1974 में गठन। नेक्स्ट है दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति का गठन 1990 में हुआ, और इसने अवैध रूप से लूटे गए बूथ पर फिर से मतदान करने की मांग की, ठीक है। दिनेश गोस्वामी समिति के द्वारा अवैध रूप से लूटे गए बूथ पर फिर से मतदान हो, ऐसा मांग किया गया, तथा मतदान के लिए ईवीएम का प्रयोग हो। जो आज हम लोग ईवीएम यूज करते हैं वोटिंग में, और उसको मांग किया था सर्वप्रथम कौन, तो वह थे दिनेश गोस्वामी समिति, ठीक है। दिनेश गोस्वामी समिति मतदान के लिए ईवीएम के मांग किए थे। नेक्स्ट है इंद्रजीत गुप्ता समिति। इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन 1998 में हुआ होता है, और इनके द्वारा लोकसभा और विधानसभा चुनाव का व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाए, ऐसा मांग किया जाता है इंद्रजीत गुप्ता समिति के द्वारा। नेक्स्ट है के संथानम समिति। के संथानम समिति निर्वाचन में शामिल होने वाले उम्मीदवार के लिए न्यूनतम अर्हता प्राप्त हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। के संथानम समिति ने ही
निर्वाचन में शामिल होने वाले उम्मीदवार के लिए न्यूनतम अर्हता की व्यवस्था की मांग की। ठीक है, कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन हो, ये मांग किए थे के संथानम समिति। सभी राजनीतिक दल का निबंधन हो तथा समय समय पर निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन हो, ऐसा मांग किए थे के संथानम समिति ने। नेक्स्ट है, अब बुक से कुछ संबंधित है, भारत का मिल्टन। बात किया जाए भारत का मिल्टन का, तो भारत का मिल्टन अश्वघोष को बोला जाता है। ठीक है, अश्वघोष को भारत का मिल्टन बोला जाता है और इसने 3 बुक लिखे। अश्वघोष के द्वारा 3 बुक लिखा गया। प्रथम है बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद और सरिपुत्र प्रकरण। 3 बुक याद रखना है, बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद और सरिपुत्र प्रकरण। नेक्स्ट है भारत का मैकियावेली। भारत का मैकियावेली कौटिल्य को, चाणक्य को, विष्णुगुप्त, तीनों नाम एक ही हैं। कौटिल्य बोलिए, चाणक्य बोलिए या विष्णुगुप्त बोलिए, और इन्होंने अर्थशास्त्र को लिखा। ठीक है, भारत का मैकियावेली अर्थशास्त्र के द्वारा, भारत का मैकियावेली जो बोला जाता है कौटिल्य को, और कौटिल्य ने बुक लिखा है अर्थशास्त्र। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का शेक्सपियर। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है और कालिदास ने 3 नाटक, 2 महाकाव्य और 2 खंड काव्य की रचना की है। ठीक है, याद रखना है ये 3 नाटक, 2 महाकाव्य और 2 खंड काव्य। ऐसे तो याद रहता है कौन सा, ये सब बुक कालिदास के द्वारा लिखा गया है, लेकिन याद रखना है कौन नाटक है, कौन महाकाव्य है और कौन खंड काव्य है। तो नाटक में 3 याद रखना है, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम, AMV। ठीक है, AMV याद रखना है, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम, ये तीनों नाटक है। अगर बात किया जाए महाकाव्य का, तो महाकाव्य 2 है, कुमार संभवम और रघुवंशम। कुमार संभवम और रघुवंशम 2 महाकाव्य है। वही 2 खंड काव्य है, ऋतु संहारम और मेघदूतम। ठीक है, ऋतु संहारम और मेघदूतम 2 खंड काव्य है, 2 महाकाव्य कुमार संभवम और रघुवंशम, और 3 नाटक है, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम। अगर बात किया जाए पहली भारतीय रचना जिसका अनुवाद विदेशी भाषा में हो, वो रहा है अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, पहली भारतीय रचना जिसका अनुवाद विदेशी भाषा में किया गया वो है अभिज्ञान शकुंतलम। चलिए, तो आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट अगले वीडियो में, ये हमारा नया सेशन था, नया तरीके से स्टार्ट किए थे। आपको अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बतलाइएगा इसका PDF चाहिए या भी और कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतलाना है। चलिए, ओके, वीडियो को पूर्ण रूप से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो भी GS पोर्शन होगा वो कंप्लीट करवाया जाएगा। तो चलिए, और